नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। दोस्तों भी बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन की और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं थॉमस राइट रूल पर। दोस्तों बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है थॉमस राइट रूल का एक्चुअली क्या मतलब है, क्या सिनेरियो है, टाइम स्टैंपिंग का इससे क्या लेना देना है, क्या ये टाइम स्टैंपिंग में ही कोई मॉडिफिकेशन है या अपने आप में एक नया प्रोटोकॉल है, और क्या प्रॉपर्टीज हैं थॉमस राइट रूल की, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, कैस्केडलेसनेस। तो इस वीडियो में दोस्तों इन डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं थॉमस राइट रूल को। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से बात समझते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, देखिएगा टाइम स्टैंपिंग प्रोटोकॉल जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था वहां पर भी ये सिनेरियो हमें आया था। व्हेन टीआई रिक्वेस्ट अ राइट ऑपरेशन, तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, टीआई जो राइट ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया नहीं, वो करना चाह रहा, उसने रिक्वेस्ट किया है, बट प्रॉब्लम क्या है, टाइम स्टैंप ऑफ टीआई इज लेस देन राइट टाइम स्टैंप ऑफ क्यू। तो एक बार चलिए दोबारा जल्दी से मैं सिनेरियो आपको बना के दिखाता हूँ। दो ट्रांजैक्शन है, लेट मी से हमारा ट्रांजैक्शन है टीआई, है ना, और जिसका टाइम स्टैम्प कुछ भी रहा होगा। अगेन जैसा हमने ट्राई किया था वैल्यू गेस करने का भी, ये कम है एक ज्यादा, एक एग्जांपल मान लेते हैं। लेट मी से इसका टाइम स्टैम्प है 5। अब राइट टाइम स्टैम्प ज्यादा है, मान लीजिए राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू मान लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल 10। तो इस बात का मतलब है कोई दूसरा ट्रांजैक्शन रहा होगा, हमें नहीं पता कौन, लेट मी से ट्रांजैक्शन एक्स, जिसका टाइम स्टैम्प मे बी 10 है ना। और क्योंकि डेटा आइटम क्यू की राइट स्टैम्प की वैल्यू 10 है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन दोस्तों रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो डेटा आइटम क्यू पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है। दोबारा याद करिएगा, राइट टाइम स्टैम्प क्या होता है किसी डेटा आइटम का, लास्ट ट्रांजैक्शन जिसने उस पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा वो अपना टाइम स्टैम्प इसको दे गया होगा, है ना। तब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, हमारा ट्रांजैक्शन है टीआई, जो ऑपरेशन अभी जिसने परफॉर्म नहीं किया वो परफॉर्म करना चाह रहा है। तो मान लीजिए यहां पर कहीं उसको परफॉर्म करना है। अब एक बात देखिएगा, अगेन मैंने आपको सिंगल पॉइंट रूल बताया था, कौन जूनियर कौन सीनियर। तो यहां पर आप देखेंगे तो टीआई की जो टाइम स्टैम्प है दोस्तों वो टीएक्स की टाइम स्टैम्प से कम है। इसका मतलब टीआई सीनियर है, टीआई सिस्टम में पहले आया था, टीएक्स सिस्टम में बाद में आया था। टीआई को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर टीआई पहले आया था तो कायदे से राइट ऑपरेशन भी पहले परफॉर्म करना चाहिए था। इसका मतलब ये राइट ऑपरेशन कहीं यहां पर परफॉर्म होना चाहिए था, बट यहां पर दोस्तों परफॉर्म हुआ नहीं, टीआई ने अपना स्लॉट मिस किया। टीएक्स एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो टीआई के बाद सिस्टम में आया था, उसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब टीआई आके कह रहा है कि हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने दे, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे इट इज अ स्वैप ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन, है ना। बोथ आर ऑपरेटिंग ऑन सेम डेटा आइटम, बोथ आर राइट ऑपरेशन, बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। क्लियर कट ये स्वैप होगा कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन का। और अब अगर हम ये राइट ऑपरेशन यहाँ पे अलाउ करेंगे दोस्तों, तो शेड्यूल जो है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा। तो टाइम स्टैंपिंग वाज वेरी क्लियर, है ना। और हमने इस केस में, आपको याद होगा, हमने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था और टीआई को बोला था आप रोल बैक करें और सिस्टम में री एंटर करें विद इन न्यू टाइम स्टैम्प। यहां तक की बात सिंपल है। अब आगे सिनेरियो सोचते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर देखिए रीड आपको ऑपरेशन कहीं नजर नहीं आ रहा। चलिए कुछ वैल्यूज इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी से क्यू हम डेटा आइटम मान के चल रहे हैं, क्यू की ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं 10। टीआई देखिए यहां पर सिर्फ राइट ऑपरेशन है तो रीड नहीं किया, तो मान लीजिए टीआई सोच के आया था कि उसको लिखना था फॉर एग्जांपल 12, और लेट मी से टीएक्स सोच के आया था कि उसको लिखना था 14, है ना। एक केस एज्यूम करके देख रहे हैं, फिर देखते हैं आगे इसको हम कैसे फर्दर मॉडिफाई कर पाएंगे। अब एक सिनेरियो सोचिए, पहले सोचते हैं अगर कायदे से जो होना था वही हुआ होता तो रिजल्ट क्या होता, या अब जो हम कर रहे हैं उससे रिजल्ट क्या होगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या है दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज टीआई यहां पर बिना रीड किए राइट कर रहा है। ध्यान से देखेंगे टीआई ने रीड नहीं किया, डायरेक्ट क्या किया है, राइट। और एक डेफिनेशन जो पहले शायद हमने पढ़ी थी, दोबारा आपको बता दूं, कोई ट्रांजैक्शन अगर बिना रीड किए किसी वैल्यू को दोस्तों राइट करता है उसको बोलते हैं ब्लाइंड राइट। याद रखिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड राइट। तो यहां पर टीआई जो है वो ब्लाइंड राइट करना चाह रहा है। और मान लीजिए अगर ये सब कायदे से होता और टीआई ने पहले काम किया होता, तो क्यू की वैल्यू जो 10 थी उसे चेंज करके हमने कर दिया होता 12, क्योंकि टीआई लिखना चाह रहा है 12। उसके बाद जब टीएक्स आता है तो देखिए टीएक्स पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, बिकॉज टीएक्स इस वैल्यू को रीड नहीं कर रहा, वो भी ब्लाइंड राइट कर रहा है बिना रीड करे। तो टीएक्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्यू की 10 है या 12 है, उसको तो इस वैल्यू को चेंज करके क्या कर देना था 14।
तो फाइनली अगर टी ने काम पहले किया होता, टी ने बाद में किया होता, तो क्यू की जो फाइनल वैल्यू थी वो 14 होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अब ये देखते हैं। टी ने अपना स्लॉट मिस कर दिया, वो राइट ऑपरेशन करना चाह रहा था बट वो नहीं कर पाया, और टीएक्स वो ट्रांजैक्शन जो टी के बाद दोस्तों सिस्टम में आया था उसने डायरेक्ट यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब राइट ऑफ क्यू की बात करें, टीएक्स क्या लिखने वाला था 14, उस केस में क्यू की वैल्यू जो 10 थी वो डायरेक्ट दोस्तों चेंज हो गई 14, और अब टी हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार मेरे को ये वैल्यू लिखने दो, मेरे को 12 लिखना था। अब ध्यान से एक बात समझिए, अगर टीएक्स टी की वैल्यू को रीड कर ही नहीं रहा है और बिना पढ़े वैल्यू को अपडेट कर रहा है, तो अगर वैल्यू पहले 12 होती उसके बाद 14 होती, या वैल्यू डायरेक्ट 14 हुई, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? जी नहीं। इसका मतलब ध्यान से सोचेंगे तो क्या अब इस वैल्यू को रोल बैक कराने से, कुछ करने से फर्क पड़ रहा है? जी नहीं। तो दोस्तों ये एक पॉइंट है जहां पर एक इंप्रूवमेंट का स्कोप मिलता है थॉमस राइट रूल को। अब पॉइंट पढ़िएगा, इसमें लिखा है थॉमस राइट रूल मॉडिफाइज द टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल टू मेक सम इंप्रूवमेंट्स एंड मे जनरेट दो शेड्यूल्स दैट आर व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड प्रोवाइड्स बेटर कंकरेंसी। तो ये जो रूल है दोस्तों जो पहले टाइम स्टैम्पिंग में चलता था वो तो स्टैंडर्ड रूल है, अगर वो आप फॉलो करोगे तो हम जो भी शेड्यूल बनाएंगे वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। लेकिन यहाँ पर टाइम स्टैम्पिंग के अंदर थॉमस राइट क्या बोलता है, इसको मॉडिफाई हम कर रहे हैं। थॉमस राइट बोलता है इस सिनेरियो में अगर आप टीआई को बोलते हैं रोल बैक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो व्हाट वी कैन से टू टीआई यू जस्ट इग्नोर द राइट ऑपरेशन। भाई साहब आपको जो वैल्यू लिखनी थी अगर आप लिखते भी तब भी वो ओवरराइट होनी ही थी, तो अब आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक काम करें, फिलहाल आप उस राइट ऑपरेशन को भूल जाएं और काम को आगे चलने दें। अगली लाइन पढ़िएगा, इट मॉडिफाइज टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल इन एब्सोल्यूट राइट केस, ऑब्सोलीट राइट केस। और यही जो हमारा सिनेरियो है, जब टाइम स्टैम्प टीआई का कम होगा राइट टाइम स्टैम्प से, तो करना क्या है, टीआई अटेम्प्ट्स टू write obsolete value of Q, then rather than roll backing TI, write operation is ignored। तो अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे इस सिनेरियो में तो दोस्तों ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो जाएगी, और अगर आपने इस रूल को फॉलो किया तो आप बोलेंगे कि हम थॉमस राइट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, अगर इस सिनेरियो में आप रोल बैक करते हैं इस सिनेरियो में तो आप टाइम स्टैम्पिंग फॉलो कर रहे हैं, शेड्यूल जो बनेगा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर इस सिनेरियो में आप टीआई को रोल बैक ना करके इस राइट ऑपरेशन को इग्नोर कर देते हैं, तब आप थॉमस राइट रूल फॉलो कर रहे हैं। टाइम स्टैम्पिंग में का थॉमस राइट रूल आप फॉलो कर रहे हैं। उस केस में जो सिनेरियो बनेगा या जो शेड्यूल फाइनली बनेगा दोस्तों वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ व्यू सीरियलाइजेबल होगा इस बात की गारंटी है। और दोबारा ध्यान रखिएगा, हमें ना कॉन्फ्लिक्ट से कुछ लेना ना व्यू से कुछ लेना, हमारा काम है कंसिस्टेंसी का। और अगर कोई शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल भी हो तब भी वो कंसिस्टेंट होता है, ये बात हमें पहले से पता है। इसका मतलब थॉमस राइट रूल यूज करने में कोई बुराई नहीं है। एक एग्जांपल और लेता हूं, अब देखिए यहां पर 3 ट्रांजैक्शन हमारे बने हुए हैं, है ना, और आपको बताना है कि ये चलिए कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो पहले ट्राई करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का। अब अगर आपको याद हो जल्दी से हम कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, 3 ट्रांजैक्शन बनाता हूं T1 T2 T3 और एक ग्राफ जो हम बनाते हैं, देखते हैं क्लैश जल्दी से। अब यहाँ पे है रीड क्यू, एक ही डेटा आइटम देखिए मैंने लिया है रीड क्यू, तो T1 का T2 और T3 दोनों पर यहाँ पर क्लैश हो रहा है। तो देयर इज अ क्लैश टू T2 एंड देयर इज अ क्लैश टू T3 बिकॉज अगेन सेम डेटा वैल्यू डिफरेंट ट्रांजैक्शन एंड वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन। अगेन आगे देखिए जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमारा है T2, नाउ राइट का इधर भी क्लैश है इधर भी क्लैश है, तो T2 से एज वापस जाना है T1 के लिए और T3 के लिए, और जैसे साइकिल बना इसका मतलब शेड्यूल दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। आगे देखते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी टाइम स्टैम्पिंग के हिसाब से। अब देखिएगा अगेन, अगर यहाँ पर हम सोचना स्टार्ट करें क्या क्या हुआ होगा, टाइम स्टैम्प्स मान लेते हैं। लेट मी से T1 की टाइम स्टैम्प है 1 और T2 की टाइम स्टैम्प है 2, T3 टाइम स्टैम्प है 3, है ना। सबसे पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मैं टाइम स्टैम्प्स के साथ आपको रन करके दिखाता हूँ ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए सबसे पहले रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसका, T1 का, तो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ Q एंड राइट टाइम स्टैम्प ऑफ Q। जैसे ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा Q का रीड टाइम स्टैम्प, है ना, तो Q का दोस्तों यहाँ पर जो रीड टाइम स्टैम्प है
वो यहाँ पर हो जाने वाला है 1। उसके बाद T2 बोलेगा कि मेरे को राइट करना है, फिलहाल राइट का कोई पहले से वैल्यू नहीं था, हम अलाउ करेंगे तो राइट टाइम स्टम्प यहाँ पर हो जाने वाला है 2। उसके बाद देखिए T1 बोलेगा कि मेरे को राइट करना है, बट यहाँ पर हम ऑपरेशन अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज आपके बाद एक ट्रांजैक्शन सिस्टम में आया और उसने दोस्तों राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो अब T1 को इसका हम अलाउ नहीं करेंगे। बट टाइम स्टैंपिंग की अगर आप बात सुने, देखिए होगा क्या, अगर आप इसको अलाउ ना करके इग्नोर कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज अगेन देखिए ये यहाँ पर है ब्लाइंड राइट, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और अगेन जब T3 रिक्वेस्ट करेगा राइट ऑपरेशन तो उसको हम अलाउ करेंगे, लेकिन फाइनल वैल्यू अल्टीमेटली आनी किसकी थी, T3 की। अब सोचिएगा T1 ये ऑपरेशन परफॉर्म करे ना करे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर वो करता भी तो T3 को तो भैया वही करना था जो उसको करना था। वो क्यों, बिकॉज वो बिना रीड करे राइट कर रहा है, वो तो अपने मन की सोच के आया है। तो बजाय इस ऑपरेशन की वजह से हम रोल बैक करें, हम इसको अलाउ करेंगे। और देखिए क्योंकि टाइम स्टैंपिंग का जो मॉडिफिकेशन थॉमस राइट रूल वो इसको अलाउ कर रहा है, तो जो शेड्यूल बनेगा वो व्यू serializable होगा, कंसिस्टेंट होगा, बट कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं होगा, है ना। तो दोबारा समझिएगा, एक अगेन पुरानी बात, अगर कोई शेड्यूल दोस्तों व्यू serializable कॉन्फ्लिक्ट serializable नहीं है तो क्या वो व्यू serializable हो सकता है? जी हाँ, और सिर्फ कब, जब उसके अंदर ब्लाइंड राइट हो। ये कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, अब आपको समझ आ रहा है कि ये कहाँ से आता है। दरअसल थॉमस राइट रूल हमारा जो पूरा सिलेबस है उसमें अकेला ऐसा प्रोटोकॉल है जो ऐसे शेड्यूल जनरेट करने की क्षमता, कैपेसिटी रखता है जो कॉन्फ्लिक्ट serializable ना होकर दोस्तों व्यू serializable हो सकते हैं, है ना। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो टाइम स्टैंपिंग की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पर सेम चलेंगी, बिकॉज थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं अपार्ट फ्रॉम serializability। तो टाइम स्टैंपिंग में कॉन्फ्लिक्ट की गारंटी है, लेकिन यहां पर कॉन्फ्लिक्ट की गारंटी नहीं है। थॉमस राइट के अंदर व्यू serializable होगा। रिकवरेबिलिटी, कैस्केडलेसनेस की यहां पर भी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने कोई बात नहीं की कौन कब कमिट करेगा, है ना। तो उस हिसाब से यहां पर डर्टी रीड्स भी हो सकते हैं और जो शेड्यूल्स हो सकते हैं उसमें कैस्केडिंग रोलबैक्स भी हों। तो मेरे ख्याल से टाइम स्टैंपिंग का जो पूरा लॉजिक है आपको समझ आया होगा। अभी दीजिए मुझे थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।